चलो भाई देखिए, अब लाइट वाइट बंद मत हो। चलो स्टार्ट करें। चलो किसका देख रहे थे हम लोग? बल आघूर्ण फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद गति के नियम में आएंगे ना। ठीक चलो यहाँ पे बोल रहा है बल आघूर्ण क्या होता है? किसी बल द्वारा किसी पिंड को, ठीक है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु अथवा अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है, किसी बल द्वारा किसी पिंड या वस्तु की बात करें, हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उसको अक्ष या बोलेंगे किसी बिंदु के परितः घूमने को हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। जैसे आप लोग देखते हैं ना, घड़ी की सुई, घड़ी भी घूमता है तो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो बल आघूर्ण का, है ना। और जैसे आप देखते हैं कुम्हार जो बनाता है, मटकी वटकी बनाते हैं, तो वो भी घुमाता है ना, हाँ, तो वो भी किसका उदाहरण होता है? बल आघूर्ण का। यहाँ पे भी देख रहे हो आपको ये नट लगा हुआ है, ठीक है, स्पना पेंची जो भी है, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उस नट को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? किसी बिंदु अथवा अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। तो ये घूम रहा है अक्ष की परितः, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलते हो ना आप लोग। घड़ी की सुई कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा हो जाएगा वो, तो क्लॉकवाइज घूमता है। ये हमने ऐसा उसको घुमा दिया यहाँ से, ठीक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण बोला जाता है ना। घूमने की प्रवृत्ति, बस वही होता है बल आघूर्ण। उसके बाद अगर हाँ अक्ष पे, हाँ, जो सूर्य की देखते हैं ना, ये पृथ्वी अक्ष पे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, वो भी तो बोलेंगे, वो भी किसका एग्जाम्पल है? बल आघूर्ण का। ठीक है, तो आप देखेंगे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल इंटू बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष पर लंबवत दूरी। अब इसको मैं जब पढ़ाऊंगा ना, ये बल आघूर्ण एक चैप्टर में और उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी नॉर्मली समझना है इसको, क्या होता है बल आघूर्ण मतलब। तो क्या होती है? बल इंटू बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष पर लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बराबर, है ना। तो यदि बल पिंड को एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यदि बल पिंड के एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी भी वस्तु के एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी मतलब उल्टा होता है ना। जैसे घड़ी की सुई कैसा घूमता है? ये घड़ी हो गया, ऐसा रहता है ना, 12 के बाद 3, 6 और 9 ये रहता है। तो इधर से घूमता है, इधर से घूमता है ना, किधर आता है? पहले 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा, पहले एक ऐसा घूमता है ना, 12 के बाद 1 2 3, ठीक। तो बोल रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण धनात्मक होगा। याद रखना इस पोर्शन को, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब बल आघूर्ण की बात होती है, यदि बल पिंड के एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमेगा, तो जो बल आघूर्ण होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, जब क्लॉकवाइज मतलब सीधा घूमेगा, तो जब बल आघूर्ण होगा वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक निगेटिव की बात हो रही, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या याद रखेंगे? जब कोई भी बल हम लगाते हैं पिंड पर, जब वो क्या घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमती है, उल्टा, तो क्या बोलेंगे? जो बल आघूर्ण होता है वो पॉजिटिव धनात्मक होता है। जब सीधा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो हो जाता है ऋणात्मक, है ना, ये हो जाएगा। फिर बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन और मीटर होता है, न्यूटन मीटर, ये मात्रक आप याद रखेंगे। यहाँ तक सबको समझ आया बल आघूर्ण के बारे में? इतना ही पोर्शन हमको देखना है बल आघूर्ण के बारे में, है ना। चलो उसके बाद चलते हैं आगे। ये न्यूटन साहब आ गया, देख रहे हो इसको, सेब पकड़ा हुआ है, सेब पकड़ा हुआ है हमारा न्यूटन साहब जी। इन्हीं को ये देख के उन्होंने क्या किया? न्यूटन के गति का नियम दिया, 3 नियम हमको पकड़ाया है। ये देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, गिर रहा है, देखो उसका क्या हो रहा है, कैसे बनाया है, सोच रहा है। हाँ, अब ऐसा करेंगे तो यहाँ से हम न्यूटन की गति का नियम देंगे, है ना। तो देखो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम, मतलब न्यूटन की गति की बात हो रही है, प्रथम नियम नहीं है ना, अभी ये बात हो रही है न्यूटन साहब ने जब सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक ये भी याद रखना, इसको नोट कर लेना ना भाई, कब किया था? 1687 की बात हो रही है, ठीक है, ये इसको नोट करना, 1687 में। और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम, हाँ, प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। जो नियम है जो हम आगे अभी देखेंगे, कौन कौन सा नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है।
तो सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने कब दिया था जो गति के नियम है? 1687 में। कौन सी बुक में किया था इसको? प्रिंसिपिया बुक में किया था। ठीक है, तो ये दो पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये आप याद रखेंगे। चलो, तो न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन से नियम देखेंगे? प्रथम नियम वही लिखा है सर आइजैक न्यूटन साहब ने, इसका पूरा नाम है गैलीलियो के बाद वस्तुओं की गति के विषय में अध्ययन कर 1686 में। अच्छा, इसमें 1686 दिया है क्या? सोलह सौ सत्यासी ना, वो ये सही है, 1687 होगा वो। ठीक है, इसको 87 कर लेना भाई, ये हो जाएगा। 1687 में 3 नियम का प्रतिपादन किया। क्या बोल रहे हैं? गैलीलियो के बाद, गैलीलियो की बात कर रही है ना, तो गैलीलियो साहब ने, इसलिए प्रथम नियम को हम जड़त्व और गैलीलियो दोनों का नियम बोलते हैं, उसी गैलीलियो का नाम भी बोला जाता है ना। तो गैलीलियो के बाद वस्तुओं की गति के विषय में गैलीलियो साहब ने भी किया होगा कुछ गति से संबंधित। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने न्यूटन ने उस गैलीलियो के बाद अपना 3 नियम प्रतिपादित किया 1687 ईस्वी में, जो कि प्रिंसिपिया बुक था उसका। तो प्रथम नियम यहाँ पे बोलता है वही जड़त्व का होता है, जो जड़त्व का फार्मूला आप लोग को बताया उसी प्रथम नियम में आ जाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या गत्यावस्था में है, ठीक है, मतलब गति कर रहा है कोई वस्तु और विराम, अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, गति कर रहा है तो गति कर रहा है, जब तक उस पर कोई, उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। ठीक है, ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है मतलब गति ही करती रहेगी, उसको रोकेंगे नहीं तब तक। ठीक है, अगर कोई विरामावस्था में है, जब तक उसको ढकेलेंगे नहीं वो चलेगा नहीं, है ना, उसी की बात होती है। ठीक है, वस्तु की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है। ठीक है, हाँ, जड़त्व में हमने पढ़ा था कि जो वस्तु विरामावस्था में रहेगी वो विराम में रहेगी, और जो वस्तु गति में रहेगी वो गति में रहता है, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल ना देते, है ना। तो ये जड़त्व के नियम से हो गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रथम नियम समझ आया सबको? वही है जड़त्व के नियम, जो जड़त्व में समझे वही प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो उसका उदाहरण हम कुछ देखते हैं। कार या गाड़ी में असावधानी पूर्वक बैठे यात्री, ठीक है, गाड़ी में एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब अगर विरामावस्था में है गाड़ी तो अचानक, जो मैं कल एग्जाम्पल बताया था ना, अगर विरामावस्था में है तो अचानक गति करेगा तो यात्री क्या होती है? पीछे की ओर होती है। खड़े हैं बस में या बैठे हैं तब फिर भी होता है, कभी बैठे हैं तो अचानक ऐसा ही चलने लगता है, हम पीछे की ओर हो जाते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यात्रियों के शरीर का निचला भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर धक्का लगता है। मतलब ये बात हो रहा है इसमें, जब गाड़ी विरामावस्था में रहता है या हम विरामावस्था में रहते हैं, जब गाड़ी चलती है तो हमारा शरीर भी विरामावस्था में रहता है स्टार्टिंग में। जब चलती है तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, नीचे का भाग गाड़ी के साथ चलने लगता है, ये नहीं, देखिए वो चलता है गाड़ी का भाग पीछे। जब बैठो बस में तो ये हमारा स्थिर रहता है, इतना बस पोर्शन ऐसा रहता है। या एक उदाहरण क्या दे सकते हैं, और जो कल मैंने दिखाया था, गाड़ी टकराता है उसके बाद आदमी क्या हो जाता है? हाँ, क्यों? वो गति के कारण होता है। अभी हम बात कर रहे हैं विराम के कारण, तो गति में भी क्या होती है हमारा, हम तो पूरा नहीं जाते ना ऐसा कि पूरा चले जाते हैं, तो हल्का सा धक्का हमारा शरीर ऐसा जाता है सामने की ओर। ठीक, वो बात की बात है, ज़्यादा स्पीड में रहेगा तो पीछे खड़े रहे तो वो भगते भगते सामने भी भग जाता है। होता है कि नहीं होता बस में? देखें, हाँ, मेरे साथ भी एक बार हुआ है ऐसी, फटाक से ब्रेक लगाया, मैं सामने पहुंच गया था, है ना। तो ये भी होता है, जब गति अवस्था में अचानक वेग शून्य हो जाएगा, है ना, तो आदमी का होगा भाई एक्सीडेंट, इसी कारण होता है। अचानक सामने आ गया, फटाक से वेग शून्य हो गया, आदमी सामने फेंक आ गया, वही है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जब बंदूक की गोली हम लगाते हैं, ये मोटा वाला कांच का शीशा देख लो, तो बंदूक की गोली क्या होती है? स्पीड वेग से जाता है तो उसका सिर्फ गोला छेद होता है, ऐसा छेद करके चला जाता है एक राउंड में उस कांच को। लेकिन जब हम वही कांच को पत्थर मारते हैं तो वो कांच पूरा फट जाता है, टूट जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो गोली का वेग होती है वो क्या होता है? स्पीड होता है, और पत्थर हम मार रहे हैं तो उसका वेग कम होगा, तो वहां पे जड़त्व का
नियम काम करता है। क्या काम करता है? जड़त्व का नियम काम करता है, जो स्थिर अवस्था में रहती है ना कांच, ठीक है, तो गोली का वेग ज्यादा होने के कारण उसको छेद कर देता है और पत्थर का वेग कम होगा तो उसको तोड़ देता है, बस, है ना। हम जब फेंक के मारेंगे तो वेग तो कम ही होगा ना, ठीक। तो इसका उदाहरण और लिख सकते हो वाला, है ना, ठीक। चलो ये तो हो गया प्रथम नियम, समझ गए प्रथम नियम। सेकेंड नियम की ओर चलते हैं। द्वितीय नियम क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है, ठीक है, तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती, मतलब जब हम बल प्रदान करेंगे तो त्वरण होगा वो समानुपाती होगा उस बल का, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, ये ठीक है, किसकी बात हो रही है? त्वरण की। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये 1/m द्रव्यमान की बात होती है। तो द्रव्यमान उसके क्या हो जाते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं बात करूं तो त्वरण होता है वो समानुपाती होता है, ठीक है। तो द्वितीय नियम क्या बोलता है? अगर किसी वस्तु पर हम क्या लगाएंगे? कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं, हम किसी वस्तु पर बल देते हैं, तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण उत्पन्न होगा, भाई देंगे तो उसी दिशा में होगा ना उत्पन्न त्वरण। तो जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है बोलते हैं? उस बल आरोपित जो हम बल लगा रहे हैं उसके समानुपाती होता है, और जो उसका द्रव्यमान होगा वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम सूत्र देख रहे हैं, जो द्वितीय नियम, बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे उदाहरण और दे सकते हो। इसका उदाहरण की बात करूं यहाँ एक फार्मूला की, है ना, परिभाषा की। किसी वस्तु पर आरोपित बल F, ठीक, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, चलो, उस वस्तु की द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो हमने अभी देखा था ना, जब हम बल लगाएंगे तो उसका त्वरण और किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वो क्या होती है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये द्वितीय नियम बोलता है। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या कि अगर किसी वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं किसी भी पिंड पर, तो क्या होगा? उसमें त्वरण उत्पन्न होगा उसी दिशा में। त्वरण जब उत्पन्न होगा वो उस आरोपित बल के समानुपाती होगा, और जो द्रव्यमान होगी उसका, किसी वस्तु का जो भी द्रव्यमान रहेगा जितना, वो क्या हो जाएगा? उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये हमको द्वितीय नियम बोलता है न्यूटन के, ठीक है। चलो, तो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? सबको पता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बल का। उसी को हम न्यूटन भी बोल देते हैं, या न्यूटन होता है ना। ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये सिंपल होता है, ठीक। चलो, उसके बाद जबकि CGS पद्धति में इसका क्या होता है? डायन। क्या होता है? डाइन नहीं, डाइन होता है CGS पद्धति में, ठीक है। चलो, ये समझ आ गया। बल का SI में क्या होता है? न्यूटन और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आएगा तो लिख लेंगे ना क्वेश्चन वगैरह। हाँ, तो ये हो गया हमारा द्वितीय नियम, F = m × a से याद रखना इसको, द्वितीय नियम। चलो, तो न्यूटन की गति, ये द्वितीय नियम में 1 न्यूटन बराबर होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। जो 1 न्यूटन होती है वो 10⁵ डाइन की। इसका हम अगर एग्जाम्पल की बात करूँ ना मैं द्वितीय नियम की, तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं कि छोड़ दिए, रिटायर ले लिए। देखो, क्रिकेटर लोग को देखते हैं ना खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है? जब बॉल आता है ऊपर कैच करने के लिए, कैच करते हैं ना, तो उन लोग क्या करते हैं? बॉल का वेग अधिक रहता है ना, तो उन लोग क्या करते हैं? कैच को पीछे की ओर खींचते हैं, ये पकड़ते हैं ना ऐसा, तभी तो कैच पकड़ा जाता है। अगर स्थिर अवस्था में रखेंगे इस हाथ को तो आ जाएगा, तो छूटने का डर रहता है या लगने का डर रहता है, फटाक से इसमें पड़ेगा और उछल जाएगा। स्थिर अवस्था में अगर रहेगा तो वो, ठीक है। तो क्या करता है? क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। ये हमारा द्वितीय नियम से संबंधित होता है। पीछे की ओर अगर उसको खींचेंगे तो कैच आसानी से पकड़ाएगा। अगर स्थिर अवस्था में ऐसे ही रखे रहेंगे तो क्या डर रहता है? टपकने का डर रहता है। कैच छूटा, मैच छूटा, ऐसा रहता है ना। कैच छूट गया तो मैच भी छूट गया, ये वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप द्वितीय नियम के अंतर्गत। ये क्रिकेट खिलाड़ी वाला और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, है ना। चलो, ये हो गया हमारा द्वितीय नियम। उसके बाद चलते हैं, ये न्यूटन साहब ने एक और नाम दिया है, कौन सा नियम है वो? तृतीय नियम। चलो, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया वाला होता है।
इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। चलो, तृतीय नियम बोलता है यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, एक वस्तु हो गया, वो दूसरी वस्तु पर बल लगा रहा है। चलो, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। मतलब जो क्या बोल रहे हैं, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु, दो वस्तु क्या कर रहे हैं, आपस में बल लगा रहे हैं। ये पहली वस्तु हो गया, ये दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु भी क्या करता है, पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में, मतलब पहली वस्तु की ओर क्या लगाएगा, वो बल लगाता है, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया की बात हो रही है। तुम जितना क्रिया करोगे हम उधर से भी उतना ही प्रतिक्रिया करेंगे, उल्टा करेंगे बोल रहे हैं ना, ठीक है। दो वस्तु की बात हो रही है, ये दो वस्तु मैंने ले लिया, ठीक, ये दो वस्तु हो गए। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रहा है, तो ये वस्तु भी क्या करेगा, इसके विपरीत, ठीक है, ये भी बल लगाएगा इसके ऊपर। तो क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहा है, वही बता रहे हैं। तो क्रिया के साथ साथ क्या होती है, इसमें प्रतिक्रिया होती है। तो ये हमको न्यूटन साहब ने तृतीय नियम के माध्यम से समझाया है। कौन से नियम, तृतीय नियम। आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं, रॉकेट नोदन वाला, ये बहुत एग्जाम्पल चलता है। या गोली दागते हैं तो धक्का लगता है पीछे की ओर, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, सामने बल, तो प्रतिक्रिया करेगा ना। बंदूक भी सामने वेग से निकल रहा है, वो उधर फोर्स लगा रहा है, तो इधर भी प्रतिक्रिया करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, ये आपको दिख रहा है। उदाहरण स्वरूप, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक द्वारा गोली पर लगे बल से गोली आगे की ओर जाती है, और प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। सही बात है, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, बहुत चीज़ में देखा होगा, या फौजी वगैरह लोग, है ना, देखते हैं, वो बॉर्डर वगैरह में गोली चलाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे जब गोली चलाते हैं तो हल्का पीछे की ओर होता है ना, ठीक है। अगर हमको क्या करना पड़ता है उस टाइम गोली चलाते समय, इसलिए आर्मी मैन वाले क्या करते हैं, मजबूत से पकड़े रहते हैं। अगर ढिलाई कर दिए ना तो हाथ को भी फाड़ देगा वो, है ना, इतना तेज से झटका देता है। क्योंकि जब सामने हम स्पीड से वेग से गोली छोड़ रहे हैं तो पीछे तो प्रतिक्रिया करेगा ना। तो कभी कभी बहुत दुर्घटना होता है, ऐसा सुनने को मिलता है। इसलिए उन लोग स्ट्रांग रहते हैं, स्ट्रांग बॉडी का। तो जब चलाते हैं ना उस टाइम तो क्या करते हैं, मजबूती से पकड़े रहते हैं। जब प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारा जो वेग पीछे की ओर आ रहा है तो उतना बल देंगे कि हम वेग को कम कर सके, वेग को स्थिर कर सके, ठीक है। उतना बल हमको लगाना पड़ता है हाथ से, ये भी होता है। तो ये हो गया एक इसका बेस्ट एग्जांपल। जब बंदूक पीछे से जब गोली छोड़ेगा तो उसमें क्या होती है, पीछे की ओर प्रतिक्रिया करता है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया की बात होती है। तीनों नियम समझ गए। एक उदाहरण और होता है इसका, जो रॉकेट नोदन, आप लोग जेट यान की बात करते हैं तो उधर पीछे से और क्या निकलता है, आग जैसा ज्वाला निकलता है, ठीक है। तो जब इधर से ऊपर प्रेशर बन रहा है तो पीछे की ओर क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया देगा, उसका बल का भी प्रतिक्रिया देगा ना, तभी तो ऊपर जाएगा ना। उल्टा हमको कुछ प्रतिक्रिया देगा तभी तो कोई चीज अत्यधिक वेग से जाता है। क्योंकि बंदूक भी क्या कर रहा है, पीछे की ओर झटका दे रहा है, तभी तो अत्यधिक वेग से निकल रहा है। नहीं देता तो स्थिर रहता तो उतना नहीं रहता। वो फटाका वाला बंदूक नहीं है भाई, वो अलग बंदूक है, तभी वो झटका देता है। आप लोग फटाका फोड़ेंगे, सोच रहे हैं सर इसमें होगा का, तो इसमें नहीं होगा भाई। तो तीन नियम समझ गए। प्रथम नियम क्या बोलता है, जड़त्व का नियम। उसके अंतर्गत जो विराम अवस्था में विराम में रहेगा, गति अवस्था में गति में, जब तक उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे। द्वितीय नियम क्या बोलता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल बल के बराबर होता है। मतलब हम जितना बल लगाएंगे उसमें अगर त्वरण उत्पन्न होगा तो वो क्या होती है, उस बल के समानुपाती, और उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, एक न्यूटन हो गया, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होती है, ठीक है। तो एक न्यूटन बराबर 5 डाइन। समझ गए यहाँ तक, चलो ठीक। केपलर का नियम, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। किसको, हाँ, तीसरा नियम को एक संवेग संरक्षण का नियम मैं लेके आऊंगा, है उसमें। तीसरा नियम को नहीं बोलते हैं शायद, दूसरे को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। उसको लेके आऊंगा ना मैं, संवेग संरक्षण, ऊष्मा संरक्षण का नियम, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलो यहाँ पे बात हो रही है केपलर का नियम। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। चलो, तो केपलर साहब ने भी कितना हमको नियम दिया है,
3 नियम। कितने नियम? मतलब वो ग्रहों की गति के आधार पर हमको दिया है। किसके आधार पर? ग्रहों की गति के आधार पर हमको केपलर साहब ने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो जो प्रथम नियम होता है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करता है? परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है, करता है। ये हमारे कौन बोला है? केपलर साहब जी ने बोला है कि जो प्रत्येक ग्रह में सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करता है। जो ग्रह होती है, ठीक है, कितने ग्रह हैं जी? 9 ग्रह, 9 ग्रह, 8। वो 9 ग्रह रखने वाले बोल रहे हैं क्या? गणेश पूजा में रख लिए 9 ग्रह, ऐसा? ठीक, तो देखो जो ग्रह होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। ठीक, ये केपलर साहब ने अपने प्रथम नियम से बताया है ना। उसके बाद इसमें अच्छा, जो जिसमें एक फोकस पर सूर्य होता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ग्रह होगी, ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ छोटा छोटा जो ग्रह होगा वो क्या लगाएगा? इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। फोकस पे होगी, सूर्य ही होगी ना, जाहिर सी बात है। किसके अंतर्गत हम चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। तो वही होगा ना जिसके एक फोकस पर क्या होता है? सूर्य होता है। जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसके फोकस पर क्या होगा? सूर्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद द्वितीय नियम में क्या बोलता है? जो प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात ग्रह को सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, ऐसा बोल रहा है। जब एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो जो उसकी क्षेत्रीय चाल अगर नियत रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत मतलब एक समान चाल से जब चलती है वो, तो क्या बोल रहे हैं कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करेगा। वो तो है, क्लियर हो रहा है। जब चाल ही नियत हो रही है तो चक्कर लगाएगा वो तो बराबर ही रहेगा ना, बराबर चाल से लगाएगा। फिर ये हमको केपलर साहब ने द्वितीय नियम के माध्यम से समझाया। तृतीय नियम बोलता है क्या? किसी ग्रह के परिक्रमण काल मतलब टी का वर्ग, ये टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य के औसत दूरी r के घन मतलब r का क्यूब, इसकी बात हो रही है, घन के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही है ना, उसको अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है। ठीक है, चलो क्या बोला थर्ड में? किसी ग्रह के परिक्रमण काल, जो चक्कर लगाने वाला समय, ठीक है, उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी। ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो जो समय होगी उस ग्रह के सूर्य से औसत दूरी, जितना दूरी तय करता है, मतलब दूरी को हम r से डिनोट करते हैं ना, उसके घन के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये केपलर साहब ने तृतीय नियम के माध्यम से बताया। इतना ही हमको 3 नियम दिए हैं। ये छोटी छोटी चीज है लेकिन इसको एग्जाम में पूछ देता है। इसमें बोल रहा है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल मतलब परिक्रमण काल की बात हो रही, समय की बात हो रही है। जब ग्रह घूमेगा तो समय लगेगा उसमें, तो उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, ये सूर्य हो गया, यहां से मान के चलो उसकी औसत दूरी हो गई। अब औसत दूरी बात करी, औसत हम एवरेज सबका निकालते हैं, औसत की बात हो रही है ना, तो सब ग्रह की बात हो रही है यहाँ पे। औसत दूरी को हम r से डिनोट करते हैं, तो घन के अनुक्रमानुपाती होती है। जो समय होगा ना उसकी दूरी के क्यूब के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होता है, बोला है। बस इतना ही है। अगर इस पोर्शन को याद रख लिए तो ये तो ऐसे बन जाएगा। जो आवर्त काल है उसका वर्ग, जो सूर्य ग्रह की सूर्य से दूरी, उसके घन के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम हमारे केपलर साहब ने दिए हैं। पहले नियम में बोला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, ये प्रथम नियम के अंतर्गत बोला। द्वितीय नियम में क्या बोला है? जो क्षेत्रीय चाल अगर नियत रखेंगे तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में क्या करता है? बराबर क्षेत्रफल तय करेगा। थर्ड नियम में जो उसके आवर्तकाल का वर्ग, उसके दूरी, ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के क्यूब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर साहब का 3 नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद चलो कुछ ऊर्जाओं के बारे में देखते हैं। अब प्रकाश ऊर्जा की बात हो रही है। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा, है ना, लाइट एनर्जी। विभिन्न प्रकाश स्रोतों तथा सूर्य
विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत है हमारे, ये लाइट जो जल रहा है ये भी प्रकाश का एक स्रोत है। सूर्य की जो किरणें, आज तो निकला भी नहीं है, क्यों नहीं निकला है पता नहीं, 21 तारीख को बारिश होगा बोलता है, तो एग्जाम कैसे दिलाएंगे। ठीक है, तो वही बात हो रही है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो गया या सूर्य या दीपक की बात करें, विद्युत बल्ब की बात करें, आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, हमको क्या मिल रही है, प्रकाश स्रोत से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जितने भी प्रकाश है यहाँ पे स्रोत, तो जैसे उसी को हम प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। इसका क्या आप बताएंगे प्रकाश ऊर्जा का, हमको सूर्य से प्रकाश मिलती है, बल्ब से प्रकाश मिलती है, दीपक से प्रकाश मिलती है, ऐसा हमको बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। यहाँ पे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, नहीं पता, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जी में प्रकाश ऊर्जा का ही उपयोग होता है। ठीक है, जब फोटो खींचते हैं उस टाइम एक रहता है ना ऐसा साइड सा, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लेकिन चमकीला टाइप का होता है कुछ, उसमें भी किसका यूज होता है, किसका यूज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रकाश ऊर्जा का यूज होता है। क्वेश्चन बन गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका यूज होगा, प्रकाश ऊर्जा का। ठीक है, सौर कुकर तो मैं सबको पता है, इसमें भी प्रकाश ऊर्जा से भोजन बनाते हैं ना, हाँ, चांदी की परत उसमें भी रहती है। ठीक है, ये सूर्य की प्रकाश जब उसमें पड़ती है तो गर्म हो जाता है और भोजन पक जाता है। ठीक है, जो भी आप पकाएंगे वो पक जाता है। इसी प्रकार हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की माध्यम होती है उससे जो पौधे होते हैं वो अपने लिए, हाँ, अपने लिए क्या करता है जी, एनर्जी लेता है। ठीक है, मतलब अपने लिए भोजन का निर्माण करता है, भोजन का जब निर्माण करेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना, ये प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत हो गया। फिर आता है विद्युत ऊर्जा, सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा में आवेश के प्रवाह से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, आवेश मतलब हम बोलेंगे क्या, आवेश के प्रवाह से विद्युत उत्पन्न होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है, जैसे विद्युत के प्रयोग में पंखा चलाना, बल्ब चलाना आदि। तो जब उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो कोई भी चीज जलेगा ना, हाँ, कि ऐसा बस वायर को लगा दिए और जल जा भाई लाइट, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं जले। जब तक उसमें आवेश ही नहीं डालेंगे हम लोग, है ना, एक करंट फ्यूब नहीं जाएगा तब तक वो लाइट जलेगा ही नहीं ना। तो आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, विद्युत उत्पन्न होती है। आवेश के प्रवाह से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत के प्रयोग से हम पंखा चलाते हैं, जो भी काम करते हैं हमारे घर का, ठीक है, ये सब हम करते हैं विद्युत से, चलाना, पंखा चलाना, बल्ब जलाना और टीवी देखना। जब तक नहीं रहेगा टीवी, कंप्यूटर चलाना, लिख लेना, सब एग्जाम में आएगा तो जो जो करते हैं सर ऐसा करके। ठीक, ये हो गया विद्युत। उसके बाद उष्मीय ऊर्जा की बात होती है। चलो, उष्मीय ऊर्जा में बोल रहा है विभिन्न वस्तुओं के जलने, है ना, जैसे सौर ऊर्जा के विकिरण के दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं पता, हाँ हाँ हाँ, वहां से हमको ऊर्जा मिलती है ना, तो उसी की बात हो रही है। दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या उष्मा तो हमको मिलती है उसी से। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उष्मीय ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा से हमको जो उष्मा मिलती है, हमको गर्मी प्रदान होती है, उसी को, उष्मा मतलब गर्मी ना, उष्मा मतलब गर्मी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उष्मीय ऊर्जा बोलेंगे। यदि किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने पर, ताप का बढ़ना गुण क्या रखा है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने पर उसका गुण भी क्या हो जाता है, बढ़ता है, ऐसा बोला है। ठीक है, जैसे रुको, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, हथेलियों के रगड़ने से हथेली का गर्म होना, ये ठीक है। यदि किसी वस्तु के ताप को बढ़ाते हैं तो उस वस्तु का बस वही आएगा, ये किसी वस्तु के, जैसे दो वस्तु, मैं अपने दोनों हाथ को ले रहा हूँ, है ना, वही बोला है रगड़ने से हथेली में गर्म होती, मतलब किसी वस्तु को जब हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाने का एक गुण है, ऐसा बोल रहा है ना, किसको बोल रहा है, उष्मीय ऊर्जा को। दो वस्तु को हम रगड़ेंगे तो वहां से क्या उत्पन्न होगी, ताप उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगा। ठंड के दिन में ऐसा करते हैं ना, वो करके करते कि नहीं करते, तो उसको हमको क्या मिलती है, ताप मिलती है, उसी की बात हो रही है। तो ये उष्मीय ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ठीक है,
ये 3 ऊर्जा हमने देख लिया, कौन कौन सा, प्रकाश, विद्युत और उष्मीय। ये छोटा छोटा पोर्शन है, कभी भी पूछ देता है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे यांत्रिक क्रिया से प्राप्त मतलब ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, ऊंचाई से गिरता हुआ एक पत्थर हम ऊंचाई से गिराएंगे तो जमीन पे गिरेगा, वो जमीन पे गिरेगा या पत्थर से टकराएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा। कोई भी चीज आप देखते हो या रगड़ो ना पत्थर को जी, गर्म होता है ना, उसी की बात हो रही है। गिरता हुआ पत्थर और ऊंचाई पे रखा हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग आदि। तो स्प्रिंग जब दबा रहता है ना, स्प्रिंग जब दबा रहता है वो किसके अंतर्गत आएगा, यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत। जो यंत्र से क्या होती है, यांत्रिक क्रिया से, मतलब यंत्र से, ठीक है, यंत्र की बात हो रही है यहाँ पे, यांत्रिक मतलब यंत्र। तो यांत्रिक क्रियाओं के मशीन के माध्यम से हम जब वर्क करवाते हैं तो वहां से हमको एक एनर्जी प्राप्त होती है। जब मशीन से हम किसको दबाएंगे, स्प्रिंग को दबाएंगे, ठीक है, तो मशीन से टकराएगा। या आप लोहे से लोहे को पीटो ना, लोहे से पीटो तो उसमें भी क्या रहती है, गर्मी उत्पन्न होगी ना जी। पीट के देखना एकदम बार बार ऐसा तो छूना, उसके बाद गर्म हो जाता है, वो होता है। तो एक यांत्रिक क्रिया है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो यंत्रों के माध्यम से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसके 2 है, एक गतिज ऊर्जा बोलते हैं, उसी का एक दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। चलो गतिज ऊर्जा यहाँ पे, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो हम उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी कार्य करेंगे हम, जैसे हम लोग दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं गति के कारण, ठीक है, तो हमको एक क्या मिलती है, उसकी गति के कारण हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, एक ऊर्जा मिलती है। आप लोग जब दौड़ोगे ऐसा, मतलब ये समझ लो कि गति के कारण, जैसे क्या बोल रहे हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है क्या, ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहता पानी, बहती हवा, या घूमता हुआ पहिया। हाँ, कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण तो उसको गतिज ऊर्जा। जैसे कोई भी चीज हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य करेंगे तो ऊर्जा लॉस होगा कि ऊर्जा मिलेगा, ये बताएं, लॉस होगा ना, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं उसकी गति के कारण हो तो उसे हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक। कार्य करने की क्षमता, हमारी जितनी कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, तो हमारे गति के प्रकार, जितना हमारा गति रहेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊर्जा लेंगे। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊर्जा लेंगे, तभी तो उस गति के हिसाब से हम कार्य करेंगे ना। जितना ऊर्जा रहेगा उतने हिसाब से हम गति करेंगे, उसमें काम करने के लिए चलाएंगे, जल्दी से हाथ चलाएंगे, मतलब गति से बढ़ाएंगे। तो उसी की बात हो रही है। तो जितनी गति, कार्य करने की जितनी क्षमता उसकी गति के कारण होती है, उस गति के कारण होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहता पानी की बात हो रही है, ऊंचाई से कोई वस्तु गिरेगा, ठीक, तो वो गति के कारण होगा ना, तो उसकी क्षमता गति के कारण होगी, तो उसको कुछ ऊर्जा प्राप्त होगा, वही बात हो रही है। तो बहता पानी की बात हो रही है, बहती हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। जो हम पहिया घुमाते हैं या साइकिल वाइकिल चलाते हैं उसमें भी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आपको फार्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है गतिज ऊर्जा का, ये कब तक होगा, जब तक वस्तु गतिशील रहेगी। कब तक रहेगा ये, जब तक वस्तु गतिशील। चलो बता दो इसका गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने लिखवाया था, हाँ 1/4, वो कहाँ से आ गया 1/4 पाई। गतिज ऊर्जा का मैंने कल लिखवाया था ना, नहीं लिखवाया था, अभी केंद्रीय बल का लिखवाया था क्या, अच्छा। तो F = होता है mv²/, वो लिखवाया था, वही तो होता है जी, गतिज ऊर्जा वही तो होता है, 1/2 mv², गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मैंने अभी केंद्रीय बल का लिखवाया था आप सबको, है ना, हाँ वो अभी केंद्रीय बल का हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलो, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति में के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, एक विशेष दशा और स्थिति की बात हो रही है। जैसे हम पानी स्टोर करके रखते हैं बांधों में, तो एक विशेष स्थिति या परिस्थिति में हम उनसे क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा लेने का मतलब क्या होता है, उससे बिजली उत्पन्न करते हैं, पानी से करते हैं, टरबाइन के माध्यम से घुमा के, तो उसी की बात हो रही है। ये किसके अंतर्गत आता है, स्थितिज ऊर्जा के, है ना। कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। एक विशेष दशा और स्थिति परिस्थिति पर उस ऊर्जा का हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा, है ना। जैसे यहाँ पे बात हो रही है बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा। जी हाँ, बांध में जब पानी एकत्र होगी तो हम एक विशेष दशा और परिस्थिति में उस पानी से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी या दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की बात हो रही है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, की घड़ी को जब ऊर्जा की जरूरत रहेगी तो हम चाबी से हम देंगे ना, तो वो भी क्या होगी, एक स्थिति और परिस्थिति में दे रहे हैं। जब वहां पे घड़ी चाबी वाला देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना, आता है ना चाबी वाला, तो उसमें हम विशेष परिस्थिति में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचाई पर रखे पत्थर की संचित ऊर्जा इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो यंत्र से उत्पन्न होती है ना, उसके अंतर्गत आता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बाद क्या है, ये हमारा यहीं तक हो गया। और इसमें जो गति के नियम हमारा था, 3 नियम, वो था इम्पोर्टेंट, है ना। बल आघूर्ण भी एक उत्तोलक करके चैप्टर आएगा, उसमें हमको देखने को मिलेगा बहुत सा पोर्शन उसका, बल आघूर्ण से उसको हम देखेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा रहता है क्या, सिंबल, टार्च, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, हाँ।